नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद किया गया है, तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर इसमें बड़ी अपडेट, जहां कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद किए गए हैं। मलबे से मिला कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और जांच में अब इसके जरिए मदद मिल सकेगी। विमान हादसे के कारणों का पता लगाने में सहायक होगा। साथ ही साथ एफएसएल की टीम जो है अब इसके जरिए जांच करेगी, जिससे इस हादसे को लेकर कई सारे राज खुल सकते हैं। तो अब ये जानकारी सामने आ रही है। एक और जहां बताया जा रहा है कि अहमदाबाद विमान हादसे में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है वो बरामद किए गए हैं। अब इसके जरिए फिर से जो जांच टीम है वो तमाम पहलुओं की जांच पड़ताल करेगी और इसके जरिए उम्मीद की जा रही है कि कुछ सहायता जरूर मिल सकती है। और आपको बता दें, मलबे से ये वॉइस रिकॉर्डर बरामद किया गया है, जिससे जांच में मदद मिलने की संभावना जताई जा रही है। विमान हादसे के कारणों का इसके जरिए पता लगाया जा सकता है और एफएसएल की टीम अब इस रिकॉर्डर की जांच करेगी, जिसके जरिए संभावना जताई जा रही है कि कई सारे इस हादसे से जुड़े और राज भी खुल सकते हैं। तो ये खबर सामने आ रही है। अपडेट आपको बताते चले, अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर जहां कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद किए गए हैं, जिससे अब एक नए तरीके से जो है जांच में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एक और खबर आपको बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री का किया जाएगा अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ। अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा राजकोट में। तो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का अहमदाबाद विमान हादसे में निधन हो गया था और अंतिम संस्कार उनका राजकोट में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए सुबह राजकोट स्थित उनके आवास पर रखा गया, जहां बड़ी संख्या में आम नागरिकों, राजनीतिक नेताओं और उनके शुभचिंतकों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विजय रूपाणी, जिन्होंने 2016 से 2021 तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है, जिनका राजनीतिक जीवन समर्पण और निष्ठा का प्रतीक माना जाता रहा है, उनके निधन से गुजरात की राजनीति में एक शून्य जो है वो उत्पन्न हो गया है। और अंतिम संस्कार के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता भी मौजूद रहेंगे। राजकीय सम्मान के तहत उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा और पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न कराया जाएगा। राजकोट शहर में शोक की लहर है, जहां से उनका राजनीतिक सफर भी शुरू हुआ था और विजय रूपाणी की सादगी, कार्यशैली और जनसेवा के प्रति समर्पण को हमेशा याद किया जाएगा। पूरा राज्य आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। और एक और खबर आपको बताते चले, अमित शाह को लेकर 4 जून को वाराणसी में दर्शन करेंगे बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में दर्शन करेंगे अमित शाह। पूजा अर्चना भी करेंगे और गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा है। सुरक्षा भी इस दौरान बढ़ाई गई है। वाराणसी में अमित शाह के दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो ये खबर आपको बताते चले, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जहां वाराणसी दौरे पर रहने वाले हैं और वाराणसी में अमित शाह के दौरे की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी जो दौरा और इस दौरे के तहत सुरक्षा भी चाक चौबंद देखने को मिल रहे हैं। वहीं बताया जा रहा है 4 जून को वाराणसी दौरे पर रहेंगे और बाबा विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर जाएंगे अमित शाह, जहां पूजा अर्चना भी करेंगे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी दौरा बेहद अहम और यहां बताया जा रहा है बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। और इसी के तहत हम बात करें तो वाराणसी में भी सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तैयारियां और चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। विशाखापट्टनम में अयोध्या राम मंदिर की भव्य 91 फुट ऊंची प्रतिकृति पर सोमवार को विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस अद्भुत प्रतिकृति को स्थानीय धार्मिक संगठनों के द्वारा जनभागीदारी से तैयार किया गया है।
जो श्रद्धा और संस्कृति का प्रतीक बन गई है। पूजा अर्चना के दौरान भजन कीर्तन और हवन का आयोजन भी किया गया, जिसमें भक्तों ने भगवान श्री राम के जयकारों के साथ हिस्सा लिया। कार्यक्रम स्थल को सुंदर फूलों और दीपों के साथ रोशनी से सजाया गया, जिससे वातावरण भक्तिमय हो गया। वहीं आयोजकों की बात करें तो उनके मुताबिक इस आयोजन का उद्देश्य जनमानस में राम मंदिर के प्रति आस्था को सशक्त करना और राम राज्य के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना है। कई श्रद्धालु पारंपरिक परिधानों में पहुंचे और भगवान श्री राम के दर्शन कर खुद को धन्य अनुभव किया। स्थानीय प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रबंध किए। आयोजन विशाखापत्तनम में धार्मिक एकता और सांस्कृतिक जागरूकता का एक प्रेरक उदाहरण बनकर उभरा। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज आंध्र प्रदेश के मंत्रियों अनागनी सत्यप्रसाद और टीजी भरत के साथ प्रसिद्ध तीर्थस्थल तिरुमाला में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने विधिपूर्वक पूजा अर्चना कर राष्ट्र की समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी के अधिकारियों ने उनका पारंपरिक स्वागत भी किया और उन्हें भगवान वेंकटेश्वर का प्रसाद के साथ मंदिर की विशेष जानकारी भी दी गई। इस दौरान मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और दर्शन की व्यवस्था को व्यवस्थित रखा गया। दर्शन के बाद पीयूष गोयल ने कहा कि तिरुमाला आकर उन्हें अपार शांति और ऊर्जा की अनुभूति होती है। उन्होंने आंध्र प्रदेश के विकास में केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया और राज्य सरकार के मंत्रियों के साथ विकास योजनाओं पर चर्चा भी की। ये दौरा धार्मिक आस्था और प्रशासनिक सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते चले, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर पहुंचे। दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर पहुंचे हैं। जयपुर एयरपोर्ट और संघ शक्ति भवन के लिए रवाना। कार्यकर्ताओं से भी मिले गजेंद्र सिंह शेखावत और जन सुनवाई भी की है, लोगों की समस्याएं सुनी है। तो ये खबर आपको बताते चले, जहां बताया जा रहा है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जयपुर पहुंचे हैं। यहाँ कार्यकर्ताओं से भी मिले, लोगों की समस्याएं भी सुनी है और दिल्ली से इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से संघ शक्ति भवन के लिए रवाना हुए और कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने बातचीत की है, मिले हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो ये दौरा उनका बेहद अहम और यहाँ उन्होंने जन सुनवाई कर लोगों की समस्याएं भी सुनी है और साथ ही साथ समय से निस्तारण के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। तो ये खबर आपको बताते चले, दिल्ली से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं से भी मिले, संघ शक्ति भवन के लिए वहां से रवाना हुए, साथ ही साथ वहां लोगों की समस्याएं भी सुनी है। और एक और खबर सामने आ रही है, जहां इजराइल के पीएम नेतन्याहू का ईरान पर बड़ा बयान और ईरान ट्रंप की हत्या करना चाहता है। तो ये जानकारी सामने आ रही है, जहां इजराइल के पीएम नेतन्याहू का ईरान पर ये बड़ा बयान सामने आया है और कहा कि ईरान ट्रंप की हत्या करना चाहता है। नेतन्याहू का दावा, ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश में और यूरेनियम के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहा है ईरान। और नेतन्याहू ने ये बड़ा बयान दिया है और नेतन्याहू का ईरान पर हमले की धमकी, तनाव बढ़ा और अभी देखें तो ईरान और इस्राइल के बीच लगातार
तनाव जो है अपने चरम सीमा पर है और लगातार गोलीबारी और हमलों का दौर भी जारी है और अब बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से देखिए ट्रंप की एंट्री हो चुकी है इसमें और अब इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने भी ये बड़ा बयान दिया है ईरान को लेकर और ईरान ट्रंप की हत्या करना चाहता है। नेतन्याहू की तरफ से ये दावेदारी की गई है, दावा किया गया है ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश में है। नेतन्याहू का कहना है यूरेनियम के लिए अरबों खर्च कर रहा है ईरान और ट्रंप को मारने की कोशिश और नेतन्याहू का ईरान पर यह हमले की धमकी, जिससे तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि माहौल इस वक्त बेहद संवेदनशील है, तनावपूर्ण है और ऐसे में देखें तो इजरायल और ईरान के बीच लगातार जो हमलों का दौर है वो बढ़ता ही नजर आ रहा है। और अब इसी बीच पीएम नेतन्याहू, इजरायल के पीएम नेतन्याहू का ईरान को लेकर ये बड़ा बयान भी सामने आया है, जहां उन्होंने कह दिया है कि ईरान ट्रंप की, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करना चाहता है। नेतन्याहू की तरफ से ये दावा किया गया है। साथ ही साथ कहा कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश में है और यूरेनियम के लिए अरबों रुपए खर्च कर रहा है। तो नेतन्याहू का ईरान पर हमले की धमकी और अब इससे जो है तनाव और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसी से जुड़ी एक और जानकारी सामने आ रही है। ईरान में फ्लाइट्स पर रोक दोपहर तक बंद रहेंगी। फ्लाइट्स इजरायल ईरान तनाव के कारण स्थगित रहेगी उड़ानें और ईरान ने सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई ईरान में उड़ानें। तो ये खबर सामने आ रही है, इजरायल ईरान तनाव के बीच अब फ्लाइट्स पर भी रोक लगा दी गई है। दोपहर तक के लिए फ्लाइट्स बंद रहेंगे और इजरायल ईरान तनाव के कारण उड़ानें भी स्थगित करने का फैसला लिया गया है। ईरान ने सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है दोपहर तक के लिए। तो आपको बताते चले इजरायल और ईरान के बीच इस वक्त तनाव बेहद ज्यादा बढ़ चुके हैं। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमलावर है, हमलों का दौर भी जारी है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। और अब इसी बीच एक और जानकारी सामने आ रही है कि फ्लाइट जो है ईरान में अभी बंद कर दिए गए हैं, दोपहर तक के लिए बंद किए गए हैं और रोक लगा दिए गए फ्लाइट्स पर। और इजरायल और ईरान के बीच जो इस वक्त स्थिति है, इन हालात को देखते हुए उड़ानें जो है स्थगित की गई। ईरान ने सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है। दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई ईरान में उड़ानें। और एक और कोरोना से जुड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां 11 और मौत हुई है। देश में हड़कंप मच गया है। कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और देश में कोरोना से अब तक 108 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना के सक्रिय मामले की बात करें 7,264 पहुंच चुके हैं और चिंता भी अब इससे लोगों के लिए बढ़ गई है। 24 घंटे में कोरोना से 11 मौत और लोगों की जानें लगातार जा रही है। जिस तरीके से कोरोना को लेकर लोगों में कहीं ना कहीं जो लापरवाही देखने को मिल रही है और शायद यही वजह है कि ये जो मौत का आंकड़ा है लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अपील की जा रही है सावधानी ज्यादा से ज्यादा बरतें और जो भी सलाह दिए जा रहे हैं तमाम गाइडलाइंस जो है वो पालन करें। लेकिन मामले कम होने के बजाय इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है और अपने पांव पसारना शुरू कर दिया है। ऐसे में देखिए तो अब 11 और मौत हुई है, 11 लोगों ने और जान गंवाई है और जिससे देश में हड़कंप मच गया है। देश में कोरोना से अभी तक अगर हम बात करें, नए वेरिएंट की बात करें तो 108 लोगों की मौत हो गई है और कोरोना के सक्रिय मामले भी बढ़े हुए 7,264 पर पहुंच चुका है और इससे अब एक बार फिर से लोगों के लिए जो चिंता है वो बढ़ गई है। यानी कि कोरोना के संक्रमण के मामले अभी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और
अभी तक बात करें तो 108 लोगों की मौत हुई है, जबकि 7,264 सक्रिय मामले इस वक्त देश भर में जो है वो पाए गए हैं। और इससे अब लोगों की चिंता काफी बढ़ गई, स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई, सरकार की चिंता बढ़ गई है। 24 घंटे की बात करें तो पिछले मैच 24 घंटे में 11 लोगों की जान भी गई है। कोरोना को लेकर और वहीं पेरू में 6.0 तीव्रता का भूकंप यानी कि भूकंप से एक बार फिर अफरा तफरी मच गई और लीमा में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं। लोग परेशान नजर आए। भूकंप का केंद्र पेरू के पूर्वी क्षेत्र में था। भूकंप में जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं की गई है। तो आपको बताते चले, एक बार फिर भूकंप का कहर, जहां बताया जा रहा है किसी तरह का कोई नुकसान जान माल का नहीं हुआ है। 6.0 इसकी तीव्रता बताई जा रही है, यानी रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6 रही है। और इससे जो है अफरा तफरी जरूर मच गई। लीमा में भूकंप के तेज झटके लोगों ने महसूस किए हैं और इसके चलते लोग परेशान भी हुए हैं। तो आपको बता दें, पेरू में एक बार फिर लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। लीमा में भूकंप के तेज झटके और लोग इससे परेशान, अफरा तफरी मच गई। भूकंप के केंद्र की बात करें पेरू के पूर्वी क्षेत्र में बताया जा रहा है। और वही भूकंप में किसी तरह के जान माल के नुकसान की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है। बढ़ते आगे, महाराष्ट्र के पुणे जिले में तालेगांव के पास इंद्रायणी नदी पर बना एक पुल देर रात अचानक ढह गया, जिससे बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 51 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को तालेगांव और पुणे में विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वही हादसे की सूचना मिलते ही राज्य सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए त्वरित प्रतिक्रिया दल को मौके पर भेजा और एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है और कई लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस और बचाव कर्मी तैनात रहे और पुल गिरने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन शुरुआती जानकारी की माने तो पुल की संरचनात्मक कमजोरी या अधिक भार एक संभावित कारण हो सकता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हादसे पर दुख भी जताया और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की घोषणा की है और उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए। पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। और मुंबई में हुई भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है और इस मूसलाधार बारिश से अंधेरी, दादर, साइन, कुर्ला, चेंबूर और भांडुप जैसे इलाकों की सड़कें पानी में डूब गई, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित भी हुआ। रेल सेवाओं में भी देरी देखने को मिली, जबकि लोकल ट्रेनें भी धीमी गति से चलती रही। बीएमसी ने नागरिकों से अपील की है कि वे अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले और जल जमाव वाले क्षेत्रों से बचे। बारिश के चलते कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। आपदा प्रबंधन दल और नगर निगम के कर्मचारी जल निकासी की व्यवस्था में जुटे हैं। मौसम विभाग ने भी अगले 24 घंटे में और बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। और जब देश की सीमाएं खतरे में हो, आसमान से मिसाइलें या ड्रोन हमला करे, तब सिर्फ सैनिकों का हौसला नहीं बल्कि तकनीक भी दुश्मन को जवाब देती है। हाल ही में भारत पर हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिशों को भारतीय वायु रक्षा प्रणाली ने नाकाम कर दिया और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई रूस से हासिल की गई अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली S-400 ट्रायम्फ ने। इस सफलता ने एक बार फिर S-400 को भारत के आसमान की ढाल साबित कर दिया, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो पाकिस्तान के लिए और भी डरावनी हो सकती
सकती है। रूस का अगली पीढ़ी का एयर डिफेंस सिस्टम S-500 अब दुनिया के सामने आने को तैयार है, जिसे लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है। क्या है इसकी खासियत और दुश्मन के लिए ये इतना घातक कैसे हो सकता है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के सही। एयर डिफेंस सिस्टम S-500 S-400 से भी अधिक एडवांस और घातक है। बेहतर रेंज, तेज रिएक्शन टाइम और अंतरिक्ष से आने वाले खतरों को भी नष्ट करने की क्षमता से लैस। अगर भारत को आने वाले समय में S-500 की आपूर्ति होती है तो यह देश वायु रक्षा को नई ऊंचाई पर पहुंचा देगा। पाकिस्तान जैसे देशों के लिए यह एक रणनीतिक झटका होगा, क्योंकि S-500 की मौजूदगी से भारत का हवाई कवच लगभग अभेद्य हो जाएगा। यानी कि मतलब साफ है कि अब भारत की हवाई सुरक्षा और मजबूत होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। रूस से मिले अत्याधुनिक S-400 ट्रायम्फ सिस्टम की तैनाती के बाद अब भारत की नजर उससे भी एक कदम आगे की तकनीक पर है, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। दरअसल रूस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मास्को यात्रा के दौरान इस नई पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दोबारा रखा। अगर यह समझौता होता है तो भारत न केवल अपनी सीमाओं को और सुरक्षित कर सकेगा, बल्कि अत्याधुनिक रक्षा तकनीक के निर्माण में भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाएगा। हाल ही में भारत पर हमले की कोशिश। 7 मई 2025 की सुबह भारत ने पाकिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए। इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन और मिसाइल के जरिए भारत के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश हुई, लेकिन ये हमले S-400 ट्रायम्फ और एकीकृत काउंटर UAS सिस्टम की वजह से सफल नहीं हो पाए। S-400 ट्रायम्फ दुश्मन के लिए सुदर्शन चक्र। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित एक मोबाइल सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे साल 2007 में रूस ने पहली बार अपनी सेना में शामिल किया था। यह प्रणाली विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइल जैसे हवाई खतरों को 400 किलोमीटर दूर से पहचान सकती है और उन्हें मार गिरा सकती है। भारत ने इस प्रणाली को सुदर्शन चक्र नाम दिया, जो अपने आप में एक संकेत है कि यह कितनी घातक और बहुस्तरीय सुरक्षा प्रदान करती है। भारत और रूस के बीच हुआ था बड़ा सौदा। भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस से 5.43 अरब डॉलर की लागत से 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने का समझौता किया था। अब तक 3 रेजिमेंट भारत को मिल चुकी है और 2026 तक आने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसमें कुछ देरी हुई। पहला स्क्वाड्रन 2021 में भारत पहुंचा था। ये आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर तैनात है। एक स्क्वाड्रन में 2 बैटरियां होती है। एक बैटरी में 8 लॉन्चर वाहन यानी TEL, 2 रडार और 1 कमांड पोस्ट होता है। कैसे करता है S-400 काम? यह सिस्टम बेहद तेज और सटीक है। इसे तैनात करने में केवल 5 मिनट लगते हैं। एक साथ यह 300 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 36 को एक साथ निशाना भी बना सकता है। S-400 4 तरह की मिसाइलें इस्तेमाल करता है। 40N6E 400 किलोमीटर रेंज, 48N6E3 250 किलोमीटर रेंज, 9M96E2 120 किलोमीटर रेंज, 9M96E 40 किलोमीटर रेंज। यानी इन मिसाइलों की मदद से यह सिस्टम अलग अलग दूरी और ऊंचाई से आने वाले खतरों को ढूंढता है और खत्म करता है। क्यों है S-400 इतना जरूरी? दुश्मन के विमान या ड्रोन को पहले ही करता है ट्रैक, अत्यधिक ऊंचाई और लंबी दूरी से भी कर सकता है हमला। इलेक्ट्रॉनिक जामिंग यानी GPS ब्लॉक करना इससे प्रभावित नहीं होता। एक ही समय में कई खतरों से निपट सकता है, किसी भी दिशा से आने वाले हमले को रोक सकता है। भारत ने इस सिस्टम को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में तैनात किया है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर। पश्चिम बंगाल में स्थित यह इलाका भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों को जोड़ता है और चीन बांग्लादेश की गतिविधियों के लिहाज से बेहद संवेदनशील है।
साथ ही पंजाब का सीमावर्ती इलाका पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए यहां तैनाती की गई है। बताते चले कि रूस फिलहाल अपने नए S-500 वायु रक्षा सिस्टम पर काम कर रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 में रूस यात्रा के दौरान रूस ने इस 500 को भारत के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव फिर से रखा। अब अगर यह समझौता होता है तो भारत दुनिया की सबसे आधुनिक वायु रक्षा तकनीक विकसित करने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। एयर डिफेंस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।